Hello everyone and welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. मैंने फिलहाल स्टैटिस्टिक्स को शुरू किया हुआ है और जितना भी स्टैटिस्टिक्स था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद वाली वीडियोस में हम उसके क्वेश्चंस और प्रोसीजर्स को समझेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाइपोथेसिस होता ही क्या है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ज़रूरत क्या पड़ी। तो पहले हमें समझना है कि हाइपोथेसिस होता क्या है। जब हम टीवी देखते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर देखते हैं तो हम उसमें बहुत सारे कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो कोई ना कोई क्लेम करते हैं, कोई ना कोई प्रॉमिस करते हैं हमारे साथ में, कोई ना कोई उनका स्टेटमेंट होता है। जैसे कि कोई भी एक मोटरसाइकिल की कंपनी है, उन्होंने अगर अपना नया मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है तो वो कहते हैं कि इसका माइलेज 60 किलोमीटर पर लीटर है, यानी कि 1 लीटर में ये जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर तक जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी बाइक हो। अब मैं इस बात को कहना चाहूँ तो लेट्स से एक कंपनी ए है, ठीक है। कंपनी ए ने एक नई बाइक को लॉन्च किया और बोला कि इसका जो माइलेज है वो 60 किलोमीटर पर लीटर है, ठीक है। 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगी। तो ये क्या चीज है? ये एक क्लेम है। ये क्लेम किसने बनाया है? ये क्लेम इस कंपनी ने बनाया है और इस कंपनी ने इस क्लेम को बनाया है। और अगर हम बोले कि हमें इस क्लेम को टेस्ट करना है, देखिए क्लेम को टेस्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, लेट्स से कंपनी ने 1 लाख बाइक बनाई है तो हम 1 लाख बाइक को ऑब्जर्व करें, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होगा। और इसका दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम 1 लाख में से 1000 बाइक का सैंपल लें और उनको स्टैंडर्ड पोजीशंस में स्टैंडर्ड वे में रन करके देखें और उनका 1000 बाइक्स का जो भी माइलेज है उसको नोट डाउन करें और उसका एवरेज निकाल लें, ठीक है। इस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। जब मैंने आपको एस्टिमेशन पढ़ाया था तो एस्टिमेशन में मैंने आपको बताया था कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, यानी कि कोई ना कोई हमारी वैल्यू निकल के आएगी, चाहे फिर वो मीन हो, चाहे फिर वो वेरिएंस हो या फिर प्रोपोर्शन हो, कोई ना कोई वैल्यू एस्टिमेशन में निकल के आती है। लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। हम सिर्फ ये पता करेंगे कि ये जो बात कंपनी ने या किसी भी इंसान ने, कंपनी ने, किसी भी फर्म ने जो क्लेम किया है वो सही है या गलत। यही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। हमें समझना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हम करेंगे कैसे, ठीक है। पहले एक एग्जांपल हो गया, मैंने आपको बताया था कि 60 किलोमीटर पर लीटर। हाइपोथेसिस टेस्टिंग केवल कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में यूज नहीं होती है, इसका मेडिकल फील्ड में भी काफी यूज होता है। जैसे कि कई बार कोई नई मेडिसिन आई है, जैसे कि कोई नई मेडिसिन किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने लॉन्च की है और वो मेडिसिन हमें क्लेम कर रही है कि ये जो मेडिसिन है वो पिछली मेडिसिन से ज्यादा बेटर है। तो उस केस में हमारा क्या होगा? हम U1 नॉट इक्वल टू U2। U1 इसमें पुरानी मेडिसिन है और U2 इसमें नई मेडिसिन है। तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों मेडिसिन इक्वल है या नहीं, क्योंकि जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसने क्लेम किया कि ये वाली मेडिसिन ज्यादा बेटर है, तो इन दोनों के इक्वल होने का पॉइंट ही नहीं बनता। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो हाइपोथेसिस है वो हमारे इक्वल के साइन वाले ही होते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। कई बार हमारी जो कंपनियां हैं, कई बार जो कंपनीज होती हैं वो एक अलग तरीके से भी क्लेम करती हैं। जैसे कि कई बार कंपनी हमारा क्लेम करती है कि एक जो बनाना है उसका वेट 200 ग्राम से ज्यादा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको 3 हाइपोथेसिस बताए हैं। एक मैंने आपको बाइक की वाला बताया है, एक मैंने आपको मेडिसिन का बताया है और एक मैंने बनाना के वेट का बताया है। इन तीनों एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है और इन्हीं तीनों एग्जांपल से हम पूरे हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझेंगे। जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? हाइपोथेसिस हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला हमारा हाइपोथेसिस होता है सिंपल और दूसरा हमारा होता है कॉम्पोजिट। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है हमारा? सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई होती है। किसी भी क्लेम की अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है तो वो हमारा सिंपल हाइपोथेसिस है, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना देके हमें रेंज ऑफ वैल्यूज दी गई है
या फिर दो पॉपुलेशन पैरामीटर में रिलेशन दिया गया है। कोई भी दो पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच का जो रिलेशन होगा वो हमारा कंपोजिट में आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू अबाउट पैरामीटर, यानी कि पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर है, अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन होगी तो वो सिंपल हाइपोथेसिस, जो वैल्यू है वो रेंज में गिवन है तो वो हमारा कंपोजिट हाइपोथेसिस होगा। अब मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पहला एग्जांपल मेरा ये था कि कोई भी मोटरसाइकिल है वो 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, तो ये हमारा सिंपल हाइपोथेसिस है। ये हमारा सिंपल हाइपोथेसिस क्यों है? क्योंकि उसमें हमें केवल एक वैल्यू के साथ डील करना है, या तो बाइक हमारा 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी या फिर नहीं देगी, दूसरी कोई कंडीशन नहीं है। कंपोजिट का क्या एग्जांपल है? मैंने आपको बताया था कि एक फार्मर है, फार्मर ने बताया है कि उसके बनाना का जो वेट है वो 200 ग्राम से ज्यादा है। अब आप देखिए, ये कंपोजिट हाइपोथेसिस क्यों है? ये कंपोजिट हाइपोथेसिस इसीलिए है क्योंकि इस केस में जो वैल्यू है वो रेंज में गिवन है। 200 से ज्यादा 250, 270, 280, 350, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि जो बनाना का वेट है उसका रेंज गिवन है, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। ये हो गया पहले वाले का एग्जांपल। पॉपुलेशन पैरामीटर में रिलेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? मैंने आपको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जांपल दिया था जिसमें ये बताया था कि जो पहले वाली मेडिसिन है वो दूसरे वाली मेडिसिन से ज्यादा बेटर है। ये जो हमारी दो मेडिसिन है वो इक्वल नहीं है। दो पैरामीटर के बीच में रिलेशन बता रहा है ना, ओल्ड मेडिसिन और न्यू मेडिसिन। ठीक है, सिंपल और कॉम्पोजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें हाइपोथेसिस के अंदर ही दो अलग तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने। देखिए, ये जो सिंपल और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस मैंने अभी तक जो आपको समझाया है वो टेस्टिंग में यूज नहीं होगा। अब मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी वो टेस्टिंग में यूज होगा। सिंपल और कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो वो कौन से हाइपोथेसिस होंगे? एक होगा नल हाइपोथेसिस, एक होगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमें नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, नल हाइपोथेसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें क्या क्लेम दिया गया है या किस तरीके का प्रॉमिस किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया बाइक का माइलेज 60 किलोमीटर पर लीटर है, 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगी, यह क्लेम किया गया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले म्यू इज इक्वल टू 60 लिख देंगे। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अगर हमारी एक कंडीशन ये गिवन है कि बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी, तो दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज नहीं देगी। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती है, या तो 60 का देगी या 60 से कम देगी या 60 से ज्यादा देगी। बेसिक कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस के पीछे ये है कि हमें अपने दोनों हाइपोथेसिस को इस तरीके से बनाना है कि इसके अंदर ऑल कंडीशंस आ जाएं, यानी कि जब हम टेस्टिंग करके कुछ भी कंक्लूजन निकालें तो किसी भी तरीके की कंडीशन एक्सक्लूड ना हुई हो। अब हमें पता लगाना है कि नल हाइपोथेसिस कैसे निकालते हैं। नल हाइपोथेसिस को पता करने का एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है? जहां भी इक्वालिटी होगी वो हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इक्वालिटी है तो हमारा ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगा, और जहां पर इक्वालिटी नहीं होगी और इक्वालिटी के अलावा कोई भी कंडीशन होगी वहां पे हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस को हम H सबस्क्रिप्ट O से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, इसको H1 और HA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेसिस हमारा इस तरीके का बनता है, दूसरा हाइपोथेसिस हमारा इस तरीके का बनेगा। का जो वेट है वो 200 ग्राम से ज्यादा है। अब इस कॉन्सेप्ट में आप मुझे बताइए कि इसमें हम कैसे बनाएंगे नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि बनाना का वेट 200 ग्राम है। अब इसके अलावा दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हमारे पास हो सकती है या तो 200 से कम हो या फिर 200 के बराबर हो, और कोई कंडीशन तो नहीं हो सकती। अगर 200 हमें एक फिगर गिवन है तो तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो 200 के इक्वल,
200 से कम, 200 से ज्यादा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 200 ग्राम। अब इसमें नल हाइपोथेसिस कौन सा है, इसमें ये वाला नल हाइपोथेसिस है। और इसमें ये वाला नल हाइपोथेसिस क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी यहां पर आई है, और ये हमारा क्या है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई भी सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें नल हाइपोथेसिस मिलेगा या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मिलेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि है क्रिटिकल रीजन का। ठीक है, अब हमें समझना है कि क्रिटिकल रीजन होता क्या है। सपोज कीजिए 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स में टेस्ट दिया 10 सब्जेक्ट्स का, एक सब्जेक्ट के मार्क्स 100 थे, 10 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होंगे, 1000 होंगे। लेट्स से जो यूनिवर्सिटी है उसका क्राइटेरिया यह है कि जिसके भी मार्क्स 750 से ज्यादा आएंगे वो डिस्टिंक्शन लेके आएगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब मैं इसको समझाती हूं, पहले मैं इसको थ्योरी समझाती हूं, फिर इस एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। हमारी पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया है कि हम पॉपुलेशन पे टेस्टिंग नहीं करते हैं, पॉपुलेशन से सैंपल को निकालते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। पॉपुलेशन से हमारा सैंपल निकल के आया और हमने एक सैंपल से, पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला तो हमारा सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस क्या बना, सैंपल स्पेस वो सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमें मिल सकती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में कितनी पॉसिबल वैल्यू हैं, 0 से लेके 1000 तक। मिनिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, 0, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, 1000। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हमने डिसाइडिंग फैक्टर क्या रखा, हमने डिसाइडिंग फैक्टर रखा 750, यानी कि जिस भी किसी के मार्क्स 750 आएंगे वो 750 या फिर 750 से ज्यादा आएंगे वो डिस्टिंक्शन में होगा। 1000 में से 750 हमने क्या रखा, डिसाइडिंग फैक्टर रखा। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, यह वैल्यू होगी हमारी क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेट्स से ये हमारा पूरा ग्राफ है, यहाँ पे 750 है। अब हम क्या करेंगे, हर एक बच्चे के 10 सब्जेक्ट्स जो हैं उनके सबके मार्क्स टोटल करेंगे x1 से लेके x10 तक, और देखेंगे जिसके मार्क्स 750 से ज्यादा आएंगे, किसी के मार्क्स अगर 760 हैं तो उसको डिस्टिंक्शन मिलेगी, और किसी के मार्क्स अगर 750 से कम है, लेट्स से 730 है, तो उसको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको समझ में आया क्रिटिकल रीजन का क्या कॉन्सेप्ट है। एक ऐसे इससे पीछे वाले जिनको डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी, ये क्रिटिकल रीजन हमारा कहलाएगा। यानी कि क्रिटिकल रीजन वो रीजन होगा कि अगर हम कैलकुलेट करने के बाद कोई भी वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमारा वो हाइपोथेसिस होता है जिसको रिजेक्ट करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आपके दो डाउट होंगे, पहला तो ये कि 750 वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, ये जो वैल्यू होगी वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से डिसाइड होगी, और जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होंगे वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, हम उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक Z, T, chi स्क्वायर, F। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये जो कुछ भी होंगे इन सब की हम टेबुलेटेड वैल्यू जो होंगी वो क्रिटिकल वैल्यू का काम करेंगी। ठीक है, अब हमें समझना है कि क्रिटिकल रीजन कितने तरीके के हो सकते हैं। देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ राइट टेल, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल रीजन का कॉन्सेप्ट है वो अल्टरनेटिव वैल्यूज पे लगेगा। लेट्स से हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो पॉजिटिव पे 30 वैल्यू है, और जो इसका नेगेटिव वैल्यू और जो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो समथिंग ऐसा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस केस में, ये हमारा क्या है सारा, ये हमारा नॉन रिजेक्शन रीजन है, नॉन रिजेक्शन रीजन। क्योंकि ये हमारा राइट टेल की तरफ है तो हमारा राइट साइड में जो होगा वो रिजेक्शन एरिया होगा। अब हमें क्या करना है,
हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को निकालना है। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू इस एरिया में पड़ती है, लेट्स से यहाँ पे 2.33 है, अगर हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू 2.33 से ज्यादा आती है 2.50, तो वो हमारे रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी, और वो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारी जो वैल्यू है, अगर हमारी वैल्यू जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की है वो ग्रेटर देन की जगह लेस देन गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, उसके इधर पॉजिटिव वैल्यू होंगी और इधर नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव 2.33 है तो सेम लेवल पे यहाँ पे -2.33 होगा, और अगर वैल्यूज इधर आएगी तो हम रिजेक्ट कर। लेकिन जो मेन समझने वाली बात यह है वो हमारी टू टेल टेस्टिंग में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो हाइपोथेसिस था नल हाइपोथेसिस 60 किलोमीटर पर लीटर का हम लेके चल रहे हैं, और जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो था 60 किलोमीटर पर लीटर के इक्वल नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारा अल्फा जो है 0.05 है। अल्फा का कॉन्सेप्ट मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगी, बस अभी इतना समझ लीजिए कि हमें 5% पे टेस्टिंग करनी है, यानी कि हमें इसका जो श्योरिटी लेवल चाहिए वो 5% चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5%, और 5% को हम 0.05 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ये इक्वलिटी नहीं है, यानी कि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0.05 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0.025 बनाएंगे इसको, और फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड आना चाहिए, ठीक है, ये दोनों साइड आएगा, क्योंकि और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है इसकी वैल्यू जो है, इसका जो रिजेक्शन एरिया है वो दोनों साइड आएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटर और लेस दोनों को कंबाइन करेगा। ग्रेटर और लेस जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो हमारा डबल टेल टेस्टिंग हो जाएगा। इसको हम राइट टेल टेस्ट बोलेंगे, इसको लेफ्ट टेल टेस्ट बोलेंगे। जो राइट की तरफ जिसका रिजेक्शन रीजन है वो राइट टेल टेस्ट है, लेफ्ट की तरफ जिसका रिजेक्शन एरिया है वो लेफ्ट टेल टेस्ट है, और जिनका दोनों की तरफ है वो हमारा डबल टेल टेस्टिंग होगी। ठीक है, आई होप आपको क्रिटिकल रीजन और क्रिटिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको समझना है, अब हमें टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ने हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये जनरली पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और नेट में भी इस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको आप अच्छे से समझिए। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यूज करती हूँ। इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं। मैंने नल हाइपोथेसिस लिया है कि एक इंसान जो है वो मलेरिया का पेशेंट है, ठीक है, ये क्लेम किया गया है कि वो मलेरिया का पेशेंट है। इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि वो मलेरिया का पेशेंट नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हमारी 4 कंडीशन निकल के आती हैं। वो इंसान मलेरिया का पेशेंट था और हमने पूरी रिपोर्ट देखे बिना ही कंक्लूड कर दिया कि वो इंसान जो है वो मलेरिया का पेशेंट नहीं है, यानी कि H0 नल हाइपोथेसिस जब हमारा सही था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब हमारा नल हाइपोथेसिस सही होगा और स्टिल हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारी बन के आएगी कि वो इंसान मलेरिया का पेशेंट है, H0 ट्रू है, और हमने उस बात को मान लिया है, हमने उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया है, तो वो हमारा करेक्ट डिसीजन हो जाएगा। भाई हमने माना मलेरिया का पेशेंट है और फिर हमारे टेस्टिंग्स के बाद प्रूव हो गया कि वो मलेरिया का पेशेंट है, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो H1 अगर ट्रू है, अगर H0 हमारा ट्रू है और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया है, ये हमारी दूसरी कंडीशन बनेगी। अब हमें समझनी है तीसरी कंडीशन। ये दोनों कॉलम हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरी कंडीशन ये है कि हमारा H1 जो है वो ट्रू है। H1 क्या है हमारा, कि मलेरिया का पेशेंट नहीं है और हमने उस बात को रिजेक्ट कर दिया। अगर हमारा H1 ट्रू है, ठीक है, और हमने रिजेक्ट कर दिया है H0 को, तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा करेक्ट डिसीजन माना जाएगा, हमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, ठीक है। अब चौथी कंडीशन जो है
चौथी कंडीशन देखिए, ये डिजास्ट्रस कंडीशन है, H1 हमारा ट्रू है और हमने तब भी उसको रिजेक्ट नहीं किया है, H1 ट्रू, डू नॉट रिजेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, एरर। ये जो हाइपोथेसिस था, इससे 4 तरीके की कंडीशन पॉसिबल थी। इस 4 तरह की सिचुएशन में हमने 2 बार करेक्ट डिसीजन लिया। हमारा जब नल हाइपोथेसिस सही था और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, सही डिसीजन। हमारा नल हाइपोथेसिस सही नहीं था और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो भी हमारा सही डिसीजन। ठीक है, अगर क्योंकि ये दोनों सही डिसीजन है तो इनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम एरर्स की बात कर रहे हैं, हम गलतियों की बात कर रहे हैं। गलतियां हमसे कौन सा डिसीजन में हुई हैं? गलतियां हमसे पहले डिसीजन में हुई है और 4th डिसीजन में हुई है। यानी कि टाइप 1 एरर कब होगा? जब हमारा नल हाइपोथेसिस सही होगा, सही होने के बाद भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट एरर होगा। यानी कि H0 ट्रू, नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है और हमने फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एरर 1 होगा। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? H0 ट्रू डिवाइडेड बाय स्टिल रिजेक्टेड। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जो अल्फा होता है वो हमारा साइज ऑफ टेस्ट होता है। मैंने जब इससे पहले आपको क्रिटिकल लेवल का कॉन्सेप्ट और राइट टेल टेस्ट समझाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि अल्फा जो होगा वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि 5% पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जितने भी परसेंट पे हम टेस्टिंग करेंगे उसको साइज ऑफ द टेस्ट बोलेंगे और अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट को डिनोट करेगा। ये किसी भी क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर गिवन नहीं होगा तो हम इसको 1% कंसीडर करेंगे। ये हमारा टाइप 1 एरर हो गया। यानी कि 1 माइनस अल्फा क्या है? 1 माइनस अल्फा हमारा है, अगर अल्फा हमारे टाइप 1 एरर है, अगर पूरा हमारा कॉन्सेप्ट 1 है और अल्फा उसमें टाइप 1 एरर है, तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट डिसीजन। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। 1 में से अल्फा हमने टाइप 1 एरर को मान लिया, तो 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन हमारा आ गया। अब हमें समझना है कि टाइप 2 एरर क्या हो। टाइप 2 एरर का क्या मतलब है? यानी कि हमारा H1 जो है वो ट्रू है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है और हमें उसे रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर। टाइप 1 एरर में सही चीज को रिजेक्ट कर दिया और टाइप 2 एरर में जो गलत चीज थी उसे भी रिजेक्ट नहीं किया। यही 2 गलतियां हैं। टाइप 2 एरर को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और जो बीटा होता है वो हमारा पावर ऑफ द टेस्ट भी बोला जाता है। इसको हम पावर ऑफ द टेस्ट क्यों बोलते हैं? पावर ऑफ टेस्ट हम इसको इसीलिए बोलते हैं, इसके पास एबिलिटी होती है कि ये पूरी तरीके से डिसाइड कर सकता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है या नहीं है। नल हाइपोथेसिस को फॉल्स डिसाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है और जो एबिलिटी होती है वो पूरी टाइप 2 एरर के पास होती है, इसीलिए हम इसको पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। बाकी सब चीजें सेम है। बीटा जो है टाइप 2 एरर, तो 1 माइनस बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट डिसीजन। आई होप आपको टाइप ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के थ्रू पूरे हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको सम अप करेंगे। इसके बाद में हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? वो लेवल जिस पे हम किसी भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, ये वो एक परसेंटेज होगी जितनी एरर हम किसी भी अपने टेस्टिंग में एक्सेप्ट कर सकते हैं। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0.05 या 5%। ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है और ये साइज ऑफ द टेस्ट ही होता है। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा केवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होगा, टेस्ट साइज ऑफ टेस्ट या फिर ये सब नहीं गिवन होगा। ये केवल अलग टर्मिनोलॉजी है अल्फा की। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जो नल हाइपोथेसिस इसमें इक्वालिटी होगा। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था 60 किलोमीटर पर लीटर एक बाइक के माइलेज होने का। उसका ऑल्टरनेटिव था 60 किलोमीटर पर लीटर होगा या नहीं होगा। वो 2 टेल टेस्ट होगा क्योंकि वो ज्यादा और कम दोनों हो सकता है और उसका क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ होगा।
उसके क्रिटिकल रीजन में हम अल्फा बाई 2 कर देंगे। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मैंने बनाना वाले का एग्जाम्पल दिया था, 200 ग्राम से ज्यादा उसका वेट होगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव जो होगा हाइपोथेसिस वो ऐसा दिखेगा। और हमारा ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टेस्ट लगेगा, लेफ्ट टेल लगेगा या फिर राइट टेल लगेगा। क्योंकि ये लेस देन है तो लेफ्ट टेल लगेगा और उसका क्रिटिकल रीजन ऐसे दिखाई देगा। एक नल हाइपोथेसिस हमारा लेस देन और इक्वल टू पे था, तो उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, ग्रेटर देन, और वो राइट टेल टेस्ट होगा और उसका रिजेक्शन रीजन ये होगा। इसको भी हम अल्फा से डिनोट करेंगे। इस टेबल को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन नहीं करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको फ्रीक्वेंटली रिवीजन करें। ये टॉपिक और ये टेबल जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग को नहीं कर पाएंगे। That's it for today's videos guys। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जनरल प्रोसीजर्स को और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको रिप्लाई करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।